हे गाइस, वेलकम बैक। अभी तक हमने इम्यून सिस्टम के सारे प्रोटेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। बी सेल एंटीबॉडी बनाती है, टी सेल इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी देख लिया। लेकिन इन सब का अल्टीमेट गोल था इन्फेक्शन से बचाना। पर कभी कभी यही इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है वही हमारे टिश्यू को डैमेज करने शुरू कर देता है। यानी प्रॉब्लम पैथोजन से कम और इम्यून रिस्पॉन्स से ज़्यादा होने लगती है। इसे ही कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो चलिए अब इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी एक इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है जो बॉडी के अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करता है। इसमें एंटीजन कभी हार्मफुल पैथोजन हो सकता है और कभी हार्मलेस पोलन, डस्ट या फिर फूड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलन नॉर्मली डेंजरस नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को पोलन ग्रेन देखते ही छींक आना शुरू हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका रीज़न पोलन नहीं, इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन होता है। इसी तरह कुछ लोगों को पीनट से भी एलर्जी होती है, उनके भी इम्यून सिस्टम में ही रिस्पॉन्स की दिक्कत होती है। हाइपर सेंसिटिविटी की जो रिएक्शन है उसको जेल और कॉम्बोज ने 4 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया था और ये क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म के बेसिस पर है। टाइप 1 इमीडिएट एंड आईजीई मीडिएटेड, टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड आईजीजी और आईजीएम, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड एंड टाइप 4 सेल मीडिएटेड। इसमें टी सेल्स का यूज़ होता है और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ABCD, ए से एलर्जी टाइप 1, बी से बाउंड एंटीबॉडी टाइप 2, सी से कॉम्प्लेक्स टाइप 3 एंड डी से डिलेड टाइप 4। अब स्टार्ट करते हैं सबसे फेमस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 को इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। ये नाम इससे दिया गया क्योंकि सिम्टम्स एक्सपोजर के सिर्फ कुछ मिनट्स के अंदर ही डेवलप हो जाते हैं और ये रिएक्शन आईजीई एंटीबॉडी और मास्ट सेल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। टाइप 1 के कॉमन एग्जाम्पल तो हर किसी ने लाइफ में देखे होंगे, जैसे डस्ट एलर्जी, पॉलन एलर्जी, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी या फिर अस्थमा। ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन ने अपने रिलेटिव्स में भी देखा होगा। टाइप 1 रिएक्शन को ट्रिगर करने वाले एंटीजन को जनरली एलर्जन बोला जाता है। हर एंटीजन एलर्जन नहीं होता, सिर्फ वही एंटीजन जो एलर्जी को इंड्यूस करता है उसे एलर्जन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल पोलन, डस्ट, पीनट, एग प्रोटीन, सी फूड या फिर कुछ पर्सन्स में तो एंटीबायोटिक्स भी एलर्जी कॉज कर जाती है। टाइप 1 रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होती, इसके 2 फेज होते हैं। पहला एक्सपोजर फेज, बॉडी सिर्फ प्रिपेयर होती है और सिम्टम्स यूजुअली नहीं आते। और सेकंड होता है एलर्जी फेज, यहाँ पर एक्चुअल एलर्जी डेवलप होती है। सपोज किसी पर्सन ने पहली बार पोलन को इनहेल करा, पोलन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, वहाँ डेंड्राइटिक सेल उसे एलर्जन को इनगल्फ कर लेती है, प्रोसेस करती है और MHC2 के ऊपर पेप्टाइड की तरह रिप्रेजेंट करती है। ये कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब CD4 टी सेल एक्टिवेट होती है और हर बार TH1 रिस्पॉन्स नहीं बनता। यहाँ साइटोकाइन इन्वायरमेंट अलग था, तो इंटरल्यूकिन 4 के प्रेजेंस में नेटिव टी सेल TH2 सेल में डिफ्रेंशिएट कर जाती है और ये वही TH2 सेल है जो हम पढ़ चुके हैं। TH2 सेल 3 इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। इन तीनों साइटोकाइंस का रोल अलग अलग होता है। सबसे पहले इंटरल्यूकिन 4 ये क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है और IgM और IgG का सिक्रीशन करवाता है बी सेल से, और टाइप 1 का रिएक्शन का यही टर्निंग पॉइंट है। इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल्स को एक्टिव करता है और ये स्पेशली पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी में काम करती है। इंटरल्यूकिन 13 म्यूकस के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, इसी वजह से एलर्जी के टाइम पर नाक बहने लगती है। अब प्लाज्मा सेल IG एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और ये जाकर बाइंड करती है मास्ट सेल और बेसोफिल के सरफेस पर। ये बाइंडिंग होती है एक हाई एफिनिटी रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू और इस रिसेप्टर का नाम है FC एप्सिलॉन रिसेप्टर 1। ये रिसेप्टर IG को बहुत स्ट्रांगली बाइंड करता है और अब मास्ट सेल के सरफेस पर हजारों IG मॉलिक्यूल ऑलरेडी अटैच होते हैं करने का काम करते हैं और एलर्जी कोई सिम्टम नहीं स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मास्ट सेल अभी भी एक्टिव नहीं होती, ये सिर्फ लोडेड होती है और इस स्टेज को बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। पेशेंट अब एलर्जिक बन चुका है लेकिन सिम्टम्स अभी नहीं आते। यहाँ पर बॉडी सिर्फ फ्यूचर अटैक के लिए रेडी होती है। कुछ दिन बाद या कुछ महीने या कभी कभी कुछ सालों के बाद अगर वही एलर्जन दोबारा बॉडी में इंटर करता है तो यहाँ पर एक्चुअल एलर्जी स्टार्ट होती है। जैसे ही वही एलर्जन बॉडी में आता है
वो मास्ट सेल के सरफेस पर लगे हुए आईजी मॉलिक्यूल से जाकर बाइंड करता है। लेकिन सिर्फ बाइंड नहीं करता, एक एलर्जन एक साथ 2 या 3 या उससे ज़्यादा आईजी एंटीबॉडीज से कनेक्ट करता है और इस प्रोसेस को आईजी क्रॉस लिंकिंग बोला जाता है। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। क्रॉस लिंकिंग होते ही मास्ट सेल के अंदर सिग्नलिंग कास्केड स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम आयन रैपिडली इंक्रीज होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं और कुछ ही सेकेंड में ग्रैन्यूल्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन और यही वो पॉइंट है जहाँ पर एक्चुअल एलर्जिक सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। मास्ट सेल एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है। एक्टिवेशन के बाद ये 2 तरह के मीडिएटर रिलीज करती है। पहले से स्टोर्ड मीडिएटर हिस्टामाइन, हिपैरिन और ट्रिप्टेज ये तुरंत रिलीज हो जाते हैं और नए बनने वाले मीडिएटर एक्टिवेशन के बाद मास्ट सेल सिंथेसाइज करती है, जैसे ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 4 एंड 5। एलर्जी के इमीडिएट सिम्टम का सबसे बड़ा रीज़न है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर पर बाइंड करता है और अलग अलग ऑर्गन में डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो ब्लड वेसल डायलेट होती है, इसलिए स्किन रेड दिखने लगती है, इसी को वैसोडाइलेशन बोलते हैं। फिर कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और फ्लूइड टिश्यू में लीक होने लगता है, जिससे स्वेलिंग होती है। फिर उसके बाद में ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एयरवे नैरो हो जाता है और पेशेंट को छींक आने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, इसलिए एलर्जी के टाइम पर कंटिन्यूसली नाक बहती है। और हिस्टामाइन नर्व एंडिंग्स को भी स्टिमुलेट करता है, इस वजह से ईचिंग होती है। हिस्टामाइन फास्ट काम करता है, लेकिन इसका इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ल्यूकोट्रीन कंपैरेटिवली लेट बनते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये सीवियर ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन और वस्कुलर परमेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसी वजह से अस्थमा के ट्रीटमेंट में ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन को मेंटेन करते हैं, ये ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और पेन और लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं सारे रीज़न से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे छींक आना, ईचिंग, वाटरी आइज, रनी नोज, स्किन रेडनेस, ये सारे अर्ली फेज रिएक्शन में इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा लेट फेज रिएक्शन भी होता है, जो 4 से 8 घंटे के बाद में स्टार्ट होता है। यहाँ पर मास्ट सेल साइटोकाइंस रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 5 इओसिनोफिल को रिक्रूट करता है और TH2 सेल भी साइट पर आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल भी एक्यूमुलेट होने लगते हैं और अब टिश्यू डैमेज और इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है और ये फेज ज़्यादा डेंजरस होता है। अब बात करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की, एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इस रिएक्शन में IgG और IgM एंटीबॉडीज डायरेक्टली बॉडी के अपने सेल्स या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के एंटीजन के अगेंस्ट बाइंड करती है। यहाँ एंटीजन सॉल्युबल नहीं होता, वो सेल की सरफेस या बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। जैसे ही एंटीबॉडी बाइंड करती है, 3 मेजर मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है। C3b ऑप्सोनाइजेशन करता है और मैक सेल को लाइसिस कर देता है। दूसरा मैकेनिज्म है ऑप्सोनाइजेशन, एंटीबॉडी और C3b सेल को कोड कर लेते हैं। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स उसी फॉरेन सेल को समझकर उसे फैगोसाइट कर लेते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म है ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। NK सेल एंटीबॉडी के FC रीजन को रिकॉग्नाइज करती है और परफोरिन और ग्रैन एंजाइम पाथवे को फॉलो करके सेल को एपोप्टोसिस में भेज देती है। टाइप 2 का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, कभी कभी एंटीबॉडी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि रिसेप्टर के फंक्शन को ही चेंज कर देती है। इसी वजह से टाइप 2 को 2 कैटेगरीज में समझना ईजी होता है, सेल डिस्ट्रक्शन और रिसेप्टर डिसफंक्शन। RBC के सरफेस पर एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाता है। मैक्रोफेज भी RBC को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर RH नेगेटिव मदर के फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो तो डिलीवरी के टाइम पर फीटल RBC मदर के ब्लड में आ सकती है और मदर anti-RH IG एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। पहली प्रेगनेंसी तो यूजुअली नॉर्मल होती है, लेकिन सेकेंड RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी में मैटरनल IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल RBCs को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे फीटस में सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस डेवलप हो जाता है और इसी डिसीज़ को बोलते हैं हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।
इसका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी के बाद RH नेगेटिव मदर को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। रो-डी ये फैटल RBC को रैपिडली रिमूव कर देता है, इसलिए मदर खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती और बेबी सेफ रहता है। नेक्स्ट डिसीज़ है माइस्थीनिया ग्रेविस। इस डिसीज़ में एंटीबॉडीज़ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। मसल्स तक नर्व सिग्नल प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता और पेशेंट को मसल वीकनेस डेवलप हो जाती है। और यहाँ एंटीबॉडीज सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती, सिर्फ रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ग्रेव्स डिसीज़। यहाँ एंटीबॉडीज़ TSH रिसेप्टर को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करती है, जिसके रिजल्ट में थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूसली हार्मोन्स बनाती रहती है और पेशेंट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप हो जाता है। और यहाँ भी सेल डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिर्फ रिसेप्टर ओवर रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए माइस्थीनिया और ग्रेव्स डिसीज़ दोनों टाइप 2 में आते हैं, लेकिन मैकेनिज्म इनका बिल्कुल ऑपोजिट है। अब आते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी पर, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। अब इमेजिन करो एंटीजन सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई। एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नॉर्मली इस कॉम्प्लेक्स को मैक्रोफेजेस रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन जाए या इफ़िशिएंटली रिमूव ना हो पाए तो ये टिश्यू में डिपॉजिट होने लगता है और सबसे कॉमन डिपॉजिशन साइड है ब्लड वेसल्स, किडनी एंड जॉइंट्स। और ये डिपॉजिट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। C3a और C5a इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करता है, न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होते हैं और ये एंजाइम रिलीज करते हैं और सराउंडिंग टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी डैमेज इम्यून कॉम्प्लेक्स से कम और न्यूट्रोफिल मीडिएटेड इन्फ्लामेशन से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्थस रिएक्शन, ये लोकलाइज टाइप 3 रिएक्शन है। अगर किसी सेंसिटाइज पर्सन को सेम एंटीजन स्किन में इंजेक्ट किया जाए तो उस साइट पर इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है और लोकल रेडनेस, स्वेलिंग और पेन स्टार्ट हो जाता है और टिश्यू नेक्रोसिस तक भी हो सकता है। दूसरा आता है सीरम सिकनेस। ये सिस्टमिक टाइप 3 रिएक्शन है। यहाँ पर फॉरेन सीरम के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और पेशेंट में फीवर, रैशेस एंड जॉइंट पेन डेवलप हो जाता है। थर्ड इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस SLE। ये टाइप 3 का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। ऑटो एंटीबॉडीज़ न्यूक्लियर प्रोटीन के अगेंस्ट में बनती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स किडनी, स्किन और जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। इसी वजह से SLE को मल्टीपल ऑर्गन डिसीज़ भी बोला जाता है। अब आते हैं लास्ट और सबसे डिफरेंट हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। यहाँ कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है और ये कम्प्लीटली T सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। इसी वजह से इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। रिएक्शन जनरली 24 to 72 आवर्स के बाद में ही डेवलप होती है और जब एंटीजन बॉडी में इंटर करता है APC उसे प्रोसेस करके TH1 सेल्स को एक्टिवेट करती है। TH1 सेल्स INF गामा को रिलीज करती है। INF गामा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को रिलीज करती हैं और यही मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज करते हैं। क्रॉनिक स्टिमुलेशन की कंडीशन में मैक्रोफेजेस जाइंट सेल और एपिथेलियोइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है। इसमें कुछ डिसीज़ भी एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इस डिसीज़ में निकल ज्वेलरी, लैटेक्स ग्लव्स या इसी जैसे सब्सटेंसेस से एंटीजन स्किन प्रोटीन से बाइंड करता है और TH1 रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इचिंग, रेडनेस और स्किन लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। बात करें अगर ट्यूबरक्लोसिस की तो TB बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। TH1 कंटिन्यूसली INF गामा रिलीज करती रहती है, मैक्रोफेजेस एक्टिव होती रहती है और फाइनली ग्रैन्युलोमा बन जाता है और इन्फेक्शन को क्रॉस कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में भी कुछ ऐसा ही होता है। CD8 T सेल्स पैनक्रियाटिक B सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसके रिजल्ट में इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। ये भी टाइप 4 का ही मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। इमेजिन करो एक सिटी है। टाइप 1 में क्या होता है कि पुलिस बिना सोचे अलार्म बजाकर पूरी सिटी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। टाइप 2 में पुलिस गलती से अपने ही सिटीजन्स को क्रिमिनल समझकर अरेस्ट कर लेती है। टाइप 3 में रोड पर इतना ट्रैफिक जाम है, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स लग जाता है
कि एक्सीडेंट और डैमेज होने लगते हैं। और टाइप 4 में आर्मी 2-3 दिन बाद आती है और टेररिस्ट के साथ पूरा एरिया ही डैमेज कर देती है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी को याद करने का एक ईजी तरीका है। इसी के साथ हमारा हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक तो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इम्यूनो डिफिशियंसी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।